हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है द डॉल हाउस। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के आसपास, जब मिसिसिपी में वैनवर्थ टॉय कंपनी का राज चल रहा था। कंपनी के मालिक मिस्टर वैन के लिए यह सिर्फ कोई बिजनेस नहीं था, उनका पैशन था। ये टॉयज को लेकर ऑब्सेस्ड थे। वो हर एक पीस को परफेक्ट बनाना चाहते थे, पहले से बेहतर बनाना चाहते थे। इसीलिए खुद खड़े रह के मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करते थे वो। अब इतना बड़ा बिजनेस है तो उन्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो ऐसे में एक दिन एक यंग लड़की को भी आती है इंटरव्यू देने। इस जॉब के लिए काफी डेस्परेट थी वो। मिस्टर वैन को उसका रेज्यूमे पसंद भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये निकलती है कि वो कुछ ज्यादा ही क्वालिफाइड थी। इसलिए मिस्टर वैन उसे रिजेक्ट कर देते हैं और घर वापस जाने के लिए कह देते हैं। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, एक अजीब हादसा होता है। कोई कोबी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और फिर खींचते हुए कहीं लेकर चला जाता है। जब उसका होश लौटता है, कोबी खुद को एक अलग ही घर में पाती है। इस घर का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे डॉल्स के साथ कुछ मैनिक्विन्स भी थे, द लाइफ साइज्ड डॉल्स वेरियस कॉस्ट्यूम में। और उनके बीच खड़े थे मिस्टर वैन, जो उसे बताते हैं कि ये उनका प्राइवेट डॉल हाउस है। सबको यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। कोबी स्पेशल है। उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो एक बेटर पोजीशन डिजर्व करती है। इसीलिए ही मिस्टर वैन ने उसे एक ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बना दिया है। भले एंट्रेंस लास्ट वीक ही बंद हो चुका था, फिर भी आगे एक हफ्ते तक यही उसका घर है। उसे यहीं रहकर compete करना है और जीतना भी है। इतना कहकर मिस्टर वैन वहां से निकल जाते हैं। कोबी को उनकी एक भी बात समझ नहीं आती। कौन सी कंपटीशन? उसने तो ऐसे किसी पेजेंट के बारे में सुना भी नहीं था। वो इस घर से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सारे विंडोज एंड डोर्स पहले से ही लॉक्ड थे। खुला था तो बस मेन डोर जो मिस्टर वैन के जाते ही बाहर से लॉक्ड हो जाता है। कोबी बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रही थी। अकेली इस घर में क्या करेगी वो? तभी उसे एहसास होता है कि वो असल में अकेली नहीं है। उसके आसपास जो लाइफ साइज्ड डॉल्स थे, द मैनिक्विन्स, वो सभी एक एक करके अपना मास्क हटाते हैं और पता चलता है वो सभी इंसान हैं। कभी उसी की तरह इंटरव्यू देने आए थे ये लोग, और उस पागल आदमी ने उन्हें यहाँ कैद कर लिया। असल में मिस्टर वैन एक साइको है, अ मैडमैन। और यहाँ जो कंपटीशन चल रहा है वो भी कोई नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट नहीं है। इसके जरिए मिस्टर वैन अपने मरे हुए पत्नी का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इन लड़कियों का परमिशन या उनका ओपिनियन कुछ भी मैटर नहीं करता। जो भी मिस्टर वैन को पसंद आई, उसने उसी लड़की को उठा लिया। अब यहाँ से निकलने का बस एक ही उपाय है, कंपटीशन को जीतना, क्योंकि हारने की सजा मौत से भी बदतर है। अब वो सजा क्या है वो तो कोबी को आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन एक लड़की हार्लेन के बातों से उसे उसका एक हल्का सा आइडिया जरूर मिल जाता है। उसे पता चलता है मिसेस वैन की मौत नेचुरल नहीं थी। रूमर यह है कि मिस्टर वैन ने कभी उन्हें किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया था, तो उन्होंने एक रात उन दोनों को हाथ पैर बांध के घर के पास वाले कुएं में फेंक दिया। कुएं में पानी तो नहीं था, लेकिन उतने ऊंचाई से गिरने से किसी का भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था। अब जो आदमी अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के माँ के साथ ऐसा कर सकता है, वो पागल इन लड़कियों के साथ क्या करेगा, शायद कोबी गेस कर सकती है। सारी लड़कियां इसी बात को लेकर टेंस थी कि पता नहीं उनके साथ कल क्या होगा। बस एक लड़की, ऑरेलिया, इस कंपटीशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले चुकी थी। किसी भी हाल में उसे जीतना था। उसे कोबी का आना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कोबी को वो सारे टेस्ट नहीं देने पड़े जो लास्ट कुछ हफ्तों से उन्हें देना पड़ रहा है। उसे डायरेक्टली लेवल 3 में एंट्री मिल गई। ये तो नाइंसाफी हुई ना। अब कोबी उसे कैसे समझाए कि उसे जीतने से कोई मतलब नहीं। उसे कोई शौक नहीं है मिस्टर वैन के बीवी बनने का। उसका पहला दिन बीत जाता है सिर्फ खुद को संभालने में। वो समझ चुकी थी
यहाँ से अगर उसे निकलना है तो ठंडे दिमाग से काम करना होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट डे बेल बजता है, कोबी बाकी लड़कियों की तरह एक कॉस्ट्यूम पहन के मिस्टर वैन के सामने जाकर हाजिर हो जाती है। हालिन उससे बार बार वार्न करती है, मिस्टर वैन के सामने उन्हें बिल्कुल किसी डॉल की तरह बर्ताव करना है, स्टैचू बनकर खड़े रहना है। जब तक उनसे कुछ पूछा ना जाए उसे बात नहीं करनी, ना मूव करना है। कोबी वही करती है। लेकिन उस दिन मिस्टर वैन के साथ उसका बेटा ओटिस भी आया था और सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है कोबी की तरफ। पता चलता है ये लड़का भी अपने पिता की ही तरह वियर्ड है। कोबी ने क्लाउन कॉस्ट्यूम पहना था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो गर्ट से कहता है उसे उठाकर बाहर फेंक देने के लिए, ऐसे भी ये सच में कोई डॉल हो, पसंद नहीं आया तो फेंक दिया। सभी टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि बाहर फेंकने का मतलब है मौत। लेकिन कोबी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती, उल्टा वो एक ट्रिक दिखाती है। अपने आंखों से एक टॉय ट्रक को मूव करती है वो। इसे देखकर तो ओटिस बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है और कोबी उस दिन के लिए सेफ हो जाती है। इस हादसे से सभी बहुत हैरान हो गए थे, स्पेशली ऑरेलिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कोबी के पास टेलीकिनेटिक पावर है, लेकिन इससे वो ओटिस का दिल जीत सकती है, मिस्टर वैन का नहीं। उनके टेस्ट रियल होते हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं, वहां पर उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इसका एहसास कोबी को उसी रात हो जाता है जब उस दिन दूसरी बार बेल बजता है। ये किसी टेस्ट का सिग्नल था। सभी फिर से एक बार कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाते हैं और शुरू होता है असली खेल। मिस्टर वैन उन्हें 1 मिनट के अंदर डिनर टेबल सेट करने के लिए कहते हैं। वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि उन्हें टेबल एटिकेट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। सभी अपनी पूरी कोशिश करते तो है, लेकिन ऑरेलिया के अलावा थोड़ी बहुत गलती सभी से होती है। किसी ने नैपकिन ठीक से फोल्ड नहीं किया था तो किसी ने नाइफ प्लेसमेंट में गड़बड़ी की थी। सबसे ज्यादा गलती होती है फे नाम की एक लड़की से, जिसे सजा के तौर पर कुएं में धकेल दिया जाता है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके पेरेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स है, उसे कैसे पता होगा ये सब। इस हादसे से कोबी को एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। वो समझ पाती है ऑरेलिया जीतने के लिए इतने बेताब क्यों है, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती है, उसे मरना नहीं है। भला ऐसी सजा कौन चाहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ओटिस फिर से आता है कोबी से मिलने और कोबी बातों बातों में उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है ओटिस अपने वियर्ड नेचर के कारण सोशलाइज कर नहीं पाता था। स्कूल में सभी उसे चिढ़ाते थे, इसीलिए अभी वो और स्कूल नहीं जाता, घर में ही रहता है। उसके पिता ने उसे बहुत सारे डॉल्स बना कर दिया है, पूरा एक डॉल हाउस दिया है, लेकिन फिर भी वो लोनली फील करता है, इसीलिए तो उसके लिए माँ ढूंढना चाह रहा है। उसके पिता इतना कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं जिससे उसे बेस्ट माँ मिले, लेकिन अभी वो चाहता है कि कोबी उसकी माँ बने। उसके बातों से कोबी समझ पाती है मिस्टर वैन ने इसका भी ब्रेन वॉश कर रखा है, इसे सही गलत में फर्क नहीं पता। तो वो उससे एक डील करती है, कहती है अगर उसने अपने पिता को मना लिया बाकी लड़कियों को छोड़ देने के लिए तो वो खुद अपने मर्जी से उसकी माँ बन जाएगी। अब इससे ओटिस तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब अपने पिता से बात करने की बारी आती है उसकी हिम्मत नहीं होती। अगले दिन मिस्टर वैन आते हैं एक नया टेस्ट के साथ। उन्हें 3 मिनट के अंदर परफ्यूम और स्टार्च का एक परफेक्ट टिंचर बना के उससे एक शर्ट को आयरन करना था, वो भी प्रॉपर फोल्डिंग के साथ। अब इन लड़कियों में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं था यह मिक्सचर आखिर बनाते कैसे हैं, कौन सी चीज कितना डाला जाता है। एज द रिजल्ट किसी का भी टेक्निक परफेक्ट नहीं होता, किसी का स्टार्च ज्यादा हो जाता है तो किसी का कम। किसी के मिक्सचर में हर्ब्स इतना कम था कि शर्ट से लिटरली बदबू आ रही थी। ऊपर से हड़बड़ी में कोबी का शर्ट जल भी जाता है, तो सजा के तौर पर मिस्टर वैन उसके हाथ को जला देते हैं। लेकिन बॉबी का शर्ट उससे भी खराब हालत में था। उसने ना फोल्ड्स ठीक से किया था, ना स्टार्च ठीक से था, ना परफ्यूम। मिस्टर वैन बहुत नाराज हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट यूस्टस से कहकर उसे वहीं पर सबके सामने स्टैब करके मार डालते हैं। साथ में जाने से पहले उनसे ये भी कहते हैं कि कल ही उनका फाइनल टेस्ट होने वाला है, 3 में से कोई एक ही जीतेगा और बाकी 2 के साथ क्या होगा वो तो उन्हें पता ही है। अब इससे सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, किसी को भी मरना नहीं था।
ओटिस से कहने का कोई फायदा नहीं हुआ देखकर कोबी दूसरा रास्ता अपनाती है, लेकिन उसमें उसे सबका साथ चाहिए था, जिसके लिए ऑरेलिया राजी नहीं थी। उसे लग रहा था मिस्टर वैन को पता है ओटिस कोबी को पसंद करता है, इसीलिए ही तो इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसने सिर्फ उसका हाथ जलाया, उसे कुएं में नहीं फेंका। हो ना हो ये उसके जादू का ही कमाल है, जो 1000 कोशिश करके भी ऑरेलिया नहीं कर पाएगी। उसे कोबी में थ्रेट नजर आ रहा था। वो इतने मुश्किल से हर टेस्ट को पार कर रही है और ये लड़की अचानक आकर उसका सारा प्लान चौपट कर रही है, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उसी रात जब कोबी सो रही थी, ऑरेलिया चुपके से जाकर उस पर हमला कर देती है। फॉर्चुनेटली वो कोबी नहीं थी, बस एक मैनिक्विन था जिसे कोबी ने अपना कॉस्ट्यूम पहना कर रखा था। बहुत मुश्किल से वो ऑरेलिया को शांत करती है और अपना प्लान बताती है कि कल भी वो लोग एग्जैक्टली यही करेंगे। मिस्टर वैन जैसे दरवाजा का लॉक खोलकर अंदर आएंगे, उसे डॉल से बिजे रखकर वो लोग पीछे से भाग जाएंगे। प्लान काफी रिस्की था क्योंकि मिस्टर वैन का एस्टेट काफी बड़ा है। इस घर के चारों तरफ 10 माइल तक कुछ भी नहीं है। उनका भागना इजी नहीं होगा, लेकिन अब इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। देखते ही देखते नेक्स्ट टेस्ट का बेल बजता है और प्लान एग्जीक्यूट करने का वक्त आ जाता है। स्टार्टिंग में सब कुछ प्लान वाइज से चलता है, वो लोग घर से निकल भी पाते हैं, लेकिन बाहर जाकर कोबी ओटिस को भी साथ ले जाने की जिद करती है। मिस्टर वैन जैसे पागल के पास वो सेफ नहीं है, लेकिन ऑरेलिया और हार्लिन को हिम्मत नहीं होती, तो वो लोग अलग हो जाते हैं। कोबी जाती है मेन बिल्डिंग में ओटिस को ढूंढने और वो दोनों भागते हैं एग्जिट की तरफ। लेकिन तब तक उधर मिस्टर वैन को उनका प्लान समझ आ चुका था, तो उसने यूस्टस को भेज दिया था लड़कियों का पीछा करने। हम उन दोनों को देखते हैं जंगल के रास्ते भागते हुए। उन्हें कोई आइडिया नहीं था उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ एग्जिट है। ऐसे में हार्लिन गिर जाती है और जोर जोर से ऑरेलिया को बुलाने लगती है। ऐसे तो वो दोनों ही खतरे में आ जाएंगे, जो ऑरेलिया नहीं चाहती थी। तो वो एक पत्थर उठा लेती है हार्लिन को मारने के लिए। खुद को बचाने के लिए इस हद तक गिर चुकी थी वो, लेकिन वो मौका उसे नहीं मिलता। उससे पहले यूस्टस उन दोनों को मार डालता है। इधर जब कोबी ओटिस को बचाने जाती है तो ओटिस उल्टा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। लेकिन ये उसका सैडिस्टिक नेचर या फिर कोई पागलपन नहीं था, बात कुछ और थी, जो कोबी का सेंस लौटने पर उसे पता चलता है। हम देखते हैं उसे एक टेबल से बांध रखा गया है। उसके पास खड़े मिस्टर वैन अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उन्हीं के साथ खड़ा है ओटिस। पता चलता है मिस्टर वैन को पहले से उनके प्लान के बारे में पता था, क्योंकि उस घर में जो डॉल्स हैं उनके अंदर माइक्रोफोन्स डाला गया था। मिस्टर वैन को पहले से ही पता था वो लोग भागने वाले हैं, जो एक्चुअल में कभी पॉसिबल नहीं होता। मरना तो उन्हें था ही, इसीलिए उसने उन्हें नहीं रोका। वो देखना चाहते थे क्या सभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्या किसी को ओटिस की परवाह नहीं है, क्योंकि एक अच्छे माँ की तो यही निशानी होती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना। इसीलिए उसने पहले से ही ओटिस से कह दिया था कि उसके पास अगर कोई आए तो उसे शॉक से उसे बेहोश करना होगा, और अगर कोई नहीं आया तो वो यूस्टस से कहकर सबको मार डालता। ओटिस ने जो किया वो कोबी को बचाने के लिए किया। उसने पहले ही गेस किया था कि कोबी उसके पास जरूर आएगी, होता भी वही, तो उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। इससे कोबी की जान तो बच जाती है, लेकिन मिस्टर वैन का पागलपन तब भी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे कोबी को परफेक्ट बनाना था, जिसके लिए उसे एक डॉल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके पूरे शरीर पे प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। अब कोबी को इसी में जिंदा रहना है। अगले सीन में हम फिर से उनसे मिलते हैं पूरे 1 हफ्ते बाद। बेचारी कोबी की हालत अभी भी वैसी की वैसी है। वैसे ही मिस्टर वैन और ओटिस को सर्व कर रही है वो, एक परफेक्ट माँ और एक परफेक्ट पत्नी बनकर। इनफैक्ट मिस्टर वैन तो उसका नाम तक चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, जिससे उसकी पुरानी आइडेंटिटी कंप्लीटली डिलीट हो जाए। लेकिन उससे पहले ही एक दिन एक अजीब हादसा होता है। 2 लेडीज आती है उनके घर और आते ही यूस्टस और मिस्टर वैन को स्टैचू बना देती है। पता चलता है ये लोग फीचर्स है, बिल्कुल कोबी की तरह। उसने अपने अनजाने में जो स्पेल्स यूज किया था उस टॉय ट्रक को मूव करने के लिए, उससे इन लोगों ने उसे ट्रैक कर लिया। भले वो बहुत ही ज्यादा वीक था, इसलिए उन्हें इतना लेट हुआ, मगर आखिरकार वो लोग आ ही गए।
सब कुछ देखकर ओटिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन कोबी उसे अश्योर करती है कि वो अभी भी उसकी माँ बनने के लिए राजी है, क्योंकि वो जानती है इस पूरे पागलपन में ओटिस भी कहीं ना कहीं विक्टिम ही था। लेकिन वो उससे एक प्रॉमिस करवाती है कि वो इस घर में और कभी वापस नहीं आएगा। फाइनली वो सभी घर से निकल जाते हैं और जाने से पहले घर में आग लगा देते हैं। मिस्टर वैन और उनके आदमी सभी उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। एट द फाइनल सीन हम कोबी को देखते हैं अपने ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए, जिस स्पेशल बार को वो कभी अपनी कमजोरी मानती थी, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना घर छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था ये उसके कोई बीमारी है। आज उसी को उसने अपना लिया है ग्रेसफुली। उसे पता चल चुका है कि वो अकेली नहीं है, ना वियर्ड है, बल्कि स्पेशल है। वो उसने ओटिस को भी वही सिखाया है जिससे वो भी उसी की तरह इवॉल्व कर पाए, खुलकर जी पाए अपने जिंदगी को, जो उस घर में उसे कभी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगी और थ्रिलिंग भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।